सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम धर्मेंद्र शर्मा, मूलतः मूलमाहुनागतः मंडी हिमाचल प्रदेशतः अस्मि अहम्। तो हम लघु सिद्धांत कौमुदी व वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कि हमने पूर्व की वीडियोज़ में कुछ सूत्रों को देखा था। हमने संज्ञा प्रकरण का बहुत बड़ा हिस्सा देख लिया है और महत्वपूर्ण जितने भी विषय हैं वो हमने पूर्व में देख लिए हैं। यह वीडियो भी उसी क्रम में है। इस वीडियो में भी हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों को जानेंगे जो कि कोई भी परीक्षा है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक, आप किसी भी परीक्षा की स्टडी कर रहे हैं, यदि उसमें वैयाकरण, व्याकरण, संस्कृत व्याकरण का सिलेबस है तो निश्चित यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि व्याकरण का संज्ञा प्रकरण अत्यंत लघु प्रकरण है और इसी से ही हर संस्कृत की परीक्षा में लगभग 2 से 3 प्रश्न आ जाते हैं, कई बार 4 प्रश्न भी आ जाते हैं। तो संज्ञा प्रकरण में कुल 32-35 ही सूत्र हैं। तो 32-35 सूत्रों का अध्ययन कर आप आराम से 4 नंबर अंकित ले सकते हैं। आराम से इतने नंबर तो ले ही सकते हैं आप। परंतु जैसे आप संधि प्रकरण को देखेंगे, सुबंतों को देखेंगे, आगे कृदंत प्रकरण को देखेंगे, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर बहुत सारे सूत्र हैं, बहुत बड़े बड़े विषय हैं। तो यहाँ पर छोटा सा विषय है और नंबर भी अच्छे हैं। ठीक है, तो आप किसी भी वीडियो को स्किप मत कीजिए। देखो, संज्ञा प्रकरण की ये अंतिम वीडियो रहने वाली है। आज जो है हमारा संज्ञा प्रकरण पूरा का पूरा फिनिश होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। संज्ञा प्रकरण की हमने अभी से पूर्व देखो, फर्स्ट की वीडियो तो केवल व्याकरण का सिलेबस था, दूसरी की वीडियो में हमने सामान्य ज्ञान जाना। हाँ, तो अब कितनी वीडियो, तो बाकी की जो वीडियो बचती है शुरुआत की 2 को छोड़कर, ये संज्ञा प्रकरण पर आधारित थी और उसी में जो है ये 6th वीडियो है और ये अंतिम वीडियो है। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें जो है संज्ञा प्रकरण को मैंने पूरा ही जो है पूरा का पूरा इसमें एडिट कर लिया है। अब इसके बाद जो है हम संज्ञा प्रकरण में कुछ भी नहीं देखेंगे। आज जो हम बहुत सारे सूत्रों को देखने वाले हैं, तो यहाँ पर सभी सूत्र नहीं आ रहे थे, यहाँ पर केवल मैंने संज्ञाएं लिखी है। जैसे कि हमने वृद्धि, गुण, धातु, निपात, उपसर्ग, गति, विभाषा इत्यादि जितनी भी ये संज्ञाएं हैं, शब्द स्वरूप, ये विधि वाली, अवसान, संहिता, संयोग, गुरु, लघु और गुरु, ये जितनी भी संज्ञाएं मैंने यहाँ पर लिखी है, इन संज्ञाओं का हम क्या करेंगे, आज अध्ययन करेंगे। तो ये सूत्र रहने वाले आज देखो 17 से 34, ये सारे इन सभी सूत्रों का आज हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। और इसी के साथ साथ जो है ये क्या हो जाएंगे, पूरा का पूरा हमारा संज्ञा प्रकरण समाप्त हो जाएगा। संज्ञा प्रकरण के क्या हम विद्वान बन जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या बनता है आज। तो प्रथम सूत्र है वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्रम। वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्रम। वृद्धि संज्ञा, पूर्व की वीडियो में हमने अंत में गुण संज्ञा को देखा था, अदेंग गुण है ना, उधर हमने देखा था। परंतु यहाँ जो है शुरुआत किससे होगी, वृद्धि संज्ञा से होगी। हम देखेंगे कि वृद्धि संज्ञा क्या होती है, कैसे शास्त्र में व्यवहार करती है, कौन कौन से वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। ठीक, देखो वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, वृद्धिरादैच। क्या सूत्र है, वृद्धिरादैच। एक सूत्र होता है वृद्धिरेचि। क्या सूत्र होता है यार, वृद्धिरेचि। वृद्धिरेचि एक सूत्र होता है, वृद्धिरेचि। ठीक है, तो वृद्धिरेचि कौन सा सूत्र, वृद्धिरेचि की क्या विशेषता है, वृद्धिरेचि की विशेषता है कि यह अष्टाध्यायी का सर्वप्रथम सूत्र है। परंतु यह वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है, ये आगे विधान करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, आगे विधान करेगा। जब उदाहरण में स्थिति बनेगी उस समय ये विधान करता है, परंतु वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र ये नहीं है। वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, वृद्धिरादैच। कौन सा है, वृद्धिरादैच। तो परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं जिसमें क्या होता है, थोड़ा सा क्या रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है और हम गलत करके आ जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, विच्छेद क्या होगा, वृद्धि आत एच। क्या होगी, वृद्धि। वृद्धि होगी
किसकी वृद्धि होगी? आत की और ऐच की। ऐच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ऐ और औ, ये दो वर्ण आएंगे, ऐ और औ, ऐ और औ। ठीक, ये दो वर्ण किस में आएंगे? एच प्रत्याहार में आएंगे। और आत, देखो पूर्व से लेकर क्रमशः वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्व की वीडियो का टॉपिक ही यहाँ पर शुरुआत में ऐड हो रहा है। देखो हमने हलंत त का विषय देखा था कि हलंत त जो है कैसे शास्त्र में व्यवहार करता है। पूर्व की वीडियो में सबसे अंतिम टॉपिक हमारा यही था, है ना। अब यहाँ पर भी ये आ जाता है आत यानी हलंत त। ये हलंत त क्या बोध कराता है? अपने से पूर्व वर्ण के समकाल का बोध कराता है। यानी कि आ क्या है? दीर्घ संज्ञा विधायक सूत्र है, दो मात्राओं वाला है। क्या है? दो मात्राओं वाला है। यानी कि ये हलंत त इस आ के समकाल का ज्ञान करवा रहा है, अर्थात आ की दीर्घ अवस्था का ज्ञान करवा रहा है। आ में दो मात्राओं का ज्ञान करवा रहा है। ठीक, और साथ ही साथ ये त ऐच प्रत्याहार का भी ज्ञान करवा रहा है। क्या बोल रहा है ये? कि ऐच प्रत्याहार, आत और ऐच प्रत्याहार क्या होंगे? वृद्धि संज्ञा वाले होंगे। कैसे होंगे ये? वृद्धि संज्ञा वाले होंगे। देखो हमने पूर्व वीडियो में इसको अच्छे ढंग से देख लिया था कि ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। अब सिर्फ मेन टॉपिक पर हम बात करेंगे। जो ये आत है, यानी कि यहाँ पर जो ये हलंत त है, ये किसका हमको बोध करवा रहा है? दीर्घ अवस्था का। किसके दीर्घ अवस्था का? आ, एक आ के, क्योंकि आ के पीछे लगा है, और ऐ के पूर्व में लगा है, और औ, इन तीन की क्या अवस्था का करवा रहा है हमारे को? कि इनका दीर्घतम रूप आप ग्रहण करें। यानी कि जो आ, ऐ और औ है, ये कैसे रहेंगे? दीर्घ रहेंगे। और हम एक नियम यहाँ से और भी जाने कि वृद्धि संज्ञा हमेशा किसकी होती है? हमेशा कहाँ तक जाएगी? दीर्घ मात्रा तक ही जाएगी। क्यों? हलंत त के कारण हमने इस चीज़ का बोध किया। देखो पूर्व की वीडियो में हमने जाना था अदेंग गुणा में, इस वीडियो में भी अदेंग गुणा आएगा। गुण संज्ञा हम पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या नियम जाने? एक तो ये त ज्ञान करवा रहा है दीर्घ आ और ऐ और औ वर्ण की वृद्धि संज्ञा होती है। ठीक, यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या बोल रहा है कि आत का अर्थ क्या हुआ? दीर्घ आ, और एच क्या है? एक प्रत्याहार। इसमें कौन कौन से वर्ण है? ऐ और औ। तो ये इसके वर्ण में क्या है? इसमें पीछे लगा हुआ है, और इसके क्या है? तो अण में देखो जो आकार होता है वो अण प्रत्याहार में ग्राह्य नहीं होता। ठीक है, अण प्रत्याहार में देखो कहीं भी आ आता है? नहीं आता है आ। ठीक, क्या आता है? अयुण, अ, ई, उ, ये तीन वर्ण आते हैं। इसमें आ कहीं भी नहीं आता है। तो क्या ये क्या बोल रहे हैं वृत्ति व्याख्या भाग में कि जो है अण प्रत्याहार में कहीं भी आ नहीं आता। अतएव इसमें जो है हलंत त कोई ज़्यादा महत्व भूमिका नहीं निभा रहा है, यानी कि यह ग्राह्य नहीं होगा। परंतु फिर भी हम क्या करेंगे? हलंत त के कारण दीर्घ आकार का ग्रहण करेंगे ही करेंगे। तो ये महत्व भूमिका क्या निभा रहा है कि ये जो है एच से पूर्व में है। अतएव क्या होगा? इन दोनों के भी दीर्घ तथा इन दोनों के भी क्या होगा? दीर्घ मात्राओं का ग्रहण ही होगा। ऐ और औ में भी क्या होगा? ऐ और औ में भी क्या होगा? उनकी दीर्घ मात्रा का ग्रहण होगा। प्लुत अवस्था में ये नहीं जाएगा। देखो मुख्य विषय समझने का क्या है? जो आ है दीर्घ आ, हमने पूर्व की वीडियो में ये भी जान लिया है कि जो स्वर होते हैं वो ह्रस्व दीर्घ प्लुत प्रकार से कैसे काम करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, ये हमने पूरा विषय पूर्व में जान लिया है। अब सीधा स्पष्ट ये विषय है कि जो दीर्घ आ है ऐ है और औ है, ये कैसे हैं? दीर्घ है, दो मात्रा वाले हैं, और इनकी क्या होती है? वृद्धि संज्ञा होती है। और दूसरा विषय, दूसरा नियम हमने क्या जाना कि चाहे कितनी भी मात्राएं हो, हमेशा जो वृद्धि संज्ञा होती है वो दीर्घ तक ही जाएगी,
कभी भी उसमें प्लुत रूप नहीं बनेगा, चाहे मात्राएं 3 बने फिर चाहे 4 बने। यानी कि अगर मान लो, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि रमा जमा ऐश्वर्यम, अब जो म में आ है इसमें 2 मात्राएं हैं, ये क्या है, दीर्घ 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 अ है यानी आ, और ऐ भी कैसा है, दीर्घ है। तो 2 मात्राएं कितनी हो जाती है, 4 मात्राएं हो जाती है। ठीक, कितनी मात्राएं होती है, 4 मात्राएं होती है। तो तब इसमें क्या बनेगा, रमैश्वर्यम। तो यहाँ पर तो इसमें क्या लगना था, ये प्लुत का निशान लगना था, परंतु क्या यहाँ पर लगा है, नहीं। क्यों, हलंत त से हमने ये जाना कि जो वृद्धि संज्ञा होती है वह केवल और केवल दीर्घ वर्णों तक ही जाती है, उससे ज़्यादा का प्रयोग आप उसमें ना कीजिए। भले ही उनकी मात्राएं चाहे 4 बने चाहे 5 बने। ठीक है, आपको उनमें क्या ज्ञान करना है, केवल और केवल जो वृद्धि संज्ञा होगी वो हमेशा दीर्घतम रूप तक ही जाएगी। फिर जब आगे सूत्र आएगा वृद्धि रादैच, वहाँ पर फिर सीधा ही वर्ण आ जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर फिर ये विषय नहीं आता, इसीलिए संज्ञा प्रकरण में ही आपको ये विषय बताए जा रहे हैं कि जब वृद्धि संज्ञा का विषय आएगा तब उसमें आकार, दीर्घ आकार, ऐ औ दीर्घ द्विमात्रा वाले होंगे, इन्हीं की ही जो है वृद्धि संज्ञा होती है। और दूसरा विषय ये आएगा कि वृद्धि संज्ञा हमेशा दीर्घ वर्ण तक जाती है, चाहे फिर मात्राएं सम्मिलित होकर 4 हो या फिर 5 हो। ठीक, और दूसरा विषय देखो, परीक्षा में इस तरीके से कभी प्रश्न नहीं आता है कि वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्रम बताइए, बहुत कम ऐसे प्रश्न आते हैं। हमेशा आपको थोड़ा सा डीप से प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए आपको स्मरण रखना है कि दीर्घ आ, दीर्घ ऐ, दीर्घ औ, इन 3 वर्णों की कौन सी संज्ञा होती है, वृद्धि संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है, वृद्धि संज्ञा होती है। ठीक, अब अगला सूत्र आता है गुण संज्ञा विधायक सूत्रम। कौन सी संज्ञा, गुण संज्ञा विधायक सूत्रम अदेंग गुणः। किम, अदेंग गुणः, अदेंग यानी अत एंग गुणः। इसको हमने पूर्व की वीडियो में पूरा का समझ लिया था, पूरा का पूरा समझ लिया था, फिर भी हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं एक बार सामान्यतः। देखो ये क्या कह रहा है, अत एंग गुणः। देखो हरस्व अ और एंग, एंग प्रत्याहार में कौन कौन से आएंगे, ए और ओ वर्ण आएंगे, ये दोनों आएंगे ना। ए और ओ वर्ण जो है एंग प्रत्याहार में आएंगे, और हरस्व अ, क्योंकि इससे क्या, हलंत त से हमने अ के समकाल का ज्ञान किया, इसकी समकाल मात्रा का ज्ञान किया, साथ ही साथ हमने एंग प्रत्याहार के समकाल की मात्रा का भी ज्ञान किया। ए और औ क्या रहते हैं, हमेशा दीर्घ दीर्घ रहते हैं, इनका कभी भी हरस्व रूप नहीं होता। और जो अ है, अ क्या है, हरस्व रूप है। ये अ का कौन सा रूप है, हरस्व रूप है, एक मात्रा वाला रूप है। तो इनकी क्या होती है, हमेशा गुण संज्ञा होती है। इनकी क्या संज्ञा होती है, गुण संज्ञा होती है। अर्थात हरस्व अ, ए, दीर्घ ए और दीर्घ ओ का क्या होगा, दीर्घ ओ, ये 3 वर्ण गुण संज्ञा वाले होंगे। कौन सी संज्ञा वाले होंगे, ये गुण संज्ञा वाले होंगे। परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो अब आप यहाँ से कोई भी संशय आपको यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि अदेंग गुणः यह सूत्र विधान करता है, संज्ञा करता है, किन वर्णों की संज्ञा करता है कि हरस्व अ, दीर्घ ए, दीर्घ ओ, ये क्या होंगे, गुण संज्ञा वाले होंगे। ठीक है, कौन सी संज्ञा वाले होंगे, गुण संज्ञा वाले होंगे। बाकी हमने पूर्व वीडियो में इसे सब कुछ देख लिया था। अतएव यहाँ पर जो अ है और ई है, इसको जो है ए गुण हो जाता है। ठीक है, क्या क्या गुण हो जाता है, ए गुण हो जाता है। इसको कौन क्या गुण हो जाता है, ए गुण हो जाता है। और ये ए क्या है, संध्यक्षर वर्ण है। पूर्व की वीडियोज़ में हमने ये भी जान लिया कि ए वर्ण कैसे बनता है, अ और ई को ई से सम्मिलित होकर ए वर्ण बनता है, तब जाके नरेंद्र इस तरीके से रूप बनता है संधि प्रकरण में। अब अगला क्या सूत्र आता है, धातु संज्ञा विधायक सूत्रम। अब भाई धातु संज्ञा का विधान करने वाला, जो धातु संज्ञा का विधान करता है, ऐसा सूत्र तो क्या बोलते हैं, भूवाद्यो धातवः। भूवाद्यः, भू इत्यादि, धातवः
धातु कहलाते हैं। धातु इनकी क्या होती है? संज्ञा होती है। तो भू आदेह, भू आदि क्या? तो क्रियावाचिनो भवादेहो धातु संज्ञा स्युः। जो क्रियावाची है भाई, जितने भी क्रियावाची शब्द है, भू इत्यादि, भू पठ गम इत्यादि जितनी भी धातुएं हैं वे क्या है? क्रियावाची। देखो जो भी शब्द है, कोई भी शब्द अब आप यहाँ पर घुसा नहीं सकते। कौन से शब्द होने चाहिए? क्रियावाची, जो क्रिया को प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि गम जाना, भू होना, इस तरीके के जो शब्द हैं उनकी क्या होंगी? धातवः, धातु संज्ञा होगी। तो क्या बोलता है? भूवाद्यो धातवः। जब हम भवादि गण पढ़ेंगे, भवादि गण ये कितने गण होते हैं? 10 गण होते हैं, भवादि गण से चूरादि गण तक। इनका भी हम अध्ययन करेंगे आगे, तो हम वहाँ पर जानेंगे कि भू जो ये धातु होती है, ये सर्वप्रथम धातु है। ठीक है, कैसी धातु है? सर्वप्रथम धातु है। गणों में सबसे पहले यही धातु का अध्ययन होता है, यही धातु जो है आती है। और सब सर्वप्रथम गण भी कौन सा है? भवादि गण है। इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि भवादयो, जो भू इत्यादि धातुएं हैं, क्रियावाची शब्द हैं, उनकी क्या संज्ञा होगी? धातु संज्ञा होगी। देखो यदि भू आदि में धातु संज्ञा नहीं होगी तो फिर आगे उनमें कोई भी काम नहीं होगा। धातु संज्ञा करना बहुत आवश्यक है कि भू की हमने क्रियावाची शब्द होने के कारण इसकी धातु संज्ञा की। अब फिर हम भू से भवती रूप सिद्ध करेंगे। जैसे कि मान लो हमें अब घर बनाना है, ठीक है, तो भूवाद्यो धातवः हमें क्या देता है? ज़मीन देता है। अब उस ज़मीन में हम क्या करेंगे? घर बनाएंगे। यदि हमारे पास ज़मीन ही नहीं होगी तो हम घर कैसे बनाएंगे? उसी तरीके से जब हम धातु से, भू धातु से भवती रूप को सिद्ध करेंगे, जब भू धातु में धातु संज्ञा ही नहीं होगी, भू शब्द में, भू क्रियावाची शब्द में जो है क्या होगी? धातु संज्ञा ही नहीं होगी, तो उसमें घर नहीं बन पाएगा। भवती, उसका अपना घर क्या है? नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम उसमें धातु संज्ञा का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए भूवाद्यो धातवः, यह सूत्र क्या करता है? धातु संज्ञा उसमें करता है कि हाँ, अब हमने आपको ज़मीन दे दी है, अब चाहे आप घर बनाओ, चाहे खेत बनाओ, चाहे बगीचा बनाओ, है ना? ठीक है, जो भी आपकी इच्छा है आप कर दो। यही ये कह रहा है, संज्ञा प्रकरण उसको अनुमति दे रहा है कि भाई आप अब धातु इत्यादि काम इसमें हो सकता है, आराम से आप क्या हो उसमें धातु इत्यादि काम आराम से कर सकते हैं। अब अगला क्या आता है? प्राग ऋश्वरा निपाताः, प्राक ऋश्वरात निपाताः। क्या कहते हैं कि प्राक यानी कि पूर्व, पूर्व ऋश्वरात, भाई ऋश्वरात से पूर्व, ऋश्वरात से पूर्व क्या होगा? ऋश्वरात से पूर्व क्या होगा? निपाताः, निपात संज्ञा होगी। भाई देखो ये एक अधिकार सूत्र है, ठीक है, ये संज्ञा सूत्र नहीं है। कौन सा सूत्र है? अधिकार सूत्र है। सूत्रों के भेद हमने पूर्व में जान लिए हैं कि सूत्रों के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। किस तरीके से उसके 6 भेद होते हैं? कौन कौन से सूत्र होते हैं? सूत्र कैसे काम करते हैं? अधिकार सूत्र क्यों काम करते हैं? कैसे काम करते हैं? वहाँ हमने ये जाना था कि अधिकार सूत्र क्या होता है। अधिकार सूत्र MLA की तरह काम करता है, SDM की तरह। जैसे कि SDM का क्या होता है? एक विधान उसका क्षेत्र रहता है। जैसे कि जो DC होता है उसकी क्या होती है? एक डिस्ट्रिक्ट उसका एक क्षेत्र रहता है जिसमें उसका अधिकार चलता है। जैसे कि जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी पूरी की पूरी स्टेट में उनका अधिकार चलता है। उसी प्रकार से अधिकार सूत्र होते हैं, उनका एक स्पेसिफिक अपनी उनकी क्या होती है? एक लैंड होता है, उसके अंदर जितने भी लोग आते हैं यानी कि जितने भी सूत्र आते हैं उन पे वो अपना अधिकार करता है, वह उनका राजा होता है। इसी प्रकार से ये भी क्या है? एक राजा है, एक मुख्यमंत्री है अपनी एक जगह का। ये क्या कहता है कि भाई अधीरीश्वरे, क्या कहता है कि
अधीरीश्वरे सूत्र से पूर्व जो 41 सूत्र में जो है यह क्या करता है, इसका अधिकार चलता है। भाव यह है कि यहाँ से लेकर अधीरीश्वरे सूत्र पर्यंत 41 सूत्रों में जिन जिन शब्दों का पाठ आएगा उनकी निपात संज्ञा होगी। समझ गए? ये क्या करता है, ये अधिकार करता है अधीरीश्वरात, यानी अधीरीश्वर सूत्र तक। अधीरीश्वर से आगे फिर क्या है, वहाँ से आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ भाई, वहाँ से आगे ना मैं मुख्यमंत्री हूँ ना सीएम हूँ, ठीक है, ना राजा हूँ ना रानी हूँ, ठीक है। वहाँ से आगे क्या है, किसी और का अधिकार है भाई। अब जो हिमाचल प्रदेश का सीएम जाके पंजाब में भाषण नहीं दे सकता है ना, उसी प्रकार से ये क्या करता है, अधीरीश्वरात, कि मेरे द्वारा आप अधीरीश्वरात तक कोई भी काम आराम से कर सकते हैं। और ये विधान करता है, और साथ ही साथ ये क्या कर रहा है, नियम बना रहा है, संविधान बना रहा है। क्या संविधान बना रहा है कि प्राग अधीरीश्वरात निपाता, भाई निपात होंगे। कौन निपात होंगे, अधीरीश्वरात, मेरे से आगे वाले जितने भी सूत्र हैं और अधीरीश्वर सूत्र से जो पूर्व के सूत्र हैं उन वे सभी सूत्र कैसे होंगे, निपात संज्ञा वाले होंगे। ठीक, देखो निपात संज्ञा का फल जो है हमेशा अव्यय संज्ञा करना रहता। ठीक है, प्रत्यय इत्यादि का लोप। देखो अव्यय क्या होता है, जिसका व्यय नहीं होता। ठीक, जिसका व्यय क्या नहीं होता है, नहीं होता है, यानी कि जो कभी भी समाप्त नहीं होता, वैसा का वैसा ही रहता है, चाहे लिंग आए वचन आए जो मर्जी आए, जो हटता नहीं है ना, जो हर कहीं घुस जाके आप उसको फिर उसमें लिंग वचन का ज्ञान नहीं होता है। उनमें जितने भी अव्यय शब्द हैं उनमें ना ही विभक्तियां देखी जाती है, ना ही उनमें लिंग देखे जाते हैं, ना ही उनमें कोई और बात देखी जाती है, इसीलिए इनका नाम क्या है, अव्यय। चाहे ये ऐसे शब्द होते हैं जो कि किसी भी लिंग के साथ एक जैसे ही प्रयोग होते हैं। ठीक है, एक जैसे ही ये प्रयोग होते हैं, चाहे कोई भी, चाहे पुल्लिंग हो, पुल्लिंग के साथ जैसा प्रयोग होता है वैसे ही स्त्रीलिंग के साथ भी, नपुंसक लिंग के साथ भी वैसा का वैसा ही इनका प्रयोग रहता है। चाहे उनमें फिर विभक्तियों का अंतर आए, चाहे धातुओं का अंतर आए, ये क्या रहते हैं, हमेशा वैसे के वैसे ही रहते हैं, अव्यय रहते हैं। तो निपात संज्ञा का क्या फल रहता है, अव्यय करना रहता है। ठीक, हाँ, यहाँ पर उदाहरण भी दिया है कि अव्यय दाप सूत्र से सुप से जो है कि सुप का लोप हो जाता है। ठीक है, इसको अब आगे देखेंगे। फिलहाल खाली आप इतना समझिए कि प्राग जो ये क्या कहता है, प्राग्रीश्वरात निपाताः। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो प्राक किससे पूर्व, अधीरीश्वरात इस सूत्र से पूर्व, और मेरे से आगे जितने भी सूत्र हैं, जितने भी मेरे लोग हैं, वो क्या करे, जय हिंद करे, है ना। किस चीज़ के लिए, निपात संज्ञा के लिए। तो क्या हो, अगला क्या आएगा, शास्त्र में जो है सर्वप्रथम निपात संज्ञा होती है, उसके पश्चात ही गति इत्यादि संज्ञाएं होती हैं। देखो भाई, निपात संज्ञा होती है, देखो जमीन होगी तब घर होगा, है ना। जमीन ही नहीं होगी तो ना ही कोई घर होगा, ना बाग होगा, ना बगीचा होगा, ना फूल लगेंगे, ना फल लगेंगे, है ना। उसी प्रकार से यदि निपात संज्ञा होती है, उसी के पश्चात निपात संज्ञा के बाद ही क्या होती है, समस्त गति उपसर्ग इत्यादि संज्ञाएं होती हैं, है ना। जैसे निपात संज्ञा होती है, निपात संज्ञा के बाद उपसर्ग संज्ञा होती है, उपसर्ग संज्ञा के पश्चात जो है गति इत्यादि संज्ञाएं होती है। ठीक है, तो जमीन क्या है, निपात संज्ञा ही है, सर्वप्रथम जो है निपात संज्ञा ही की जाती है। ठीक, अतएव ये क्या है, उपजीव्य है, और ये बाकी क्या है, उपजीवक है ना। ये इस पर जो है जीने वाली है, और ये क्या है, जीवन देने वाली है, ये बता रहे हैं ना। निपात संज्ञा सूत्र, ये क्या है, निपात संज्ञा सूत्र है, क्या है, चादयो असत्वे, चादयो असत्वे, चादयः असत्वे, जो भाई च इत्यादि है, च इत्यादि कौन कौन से हैं इनको हम देखेंगे। क्या बोलते हैं, चादयः, च इत्यादि जो भी है असत्वे, यदि वे असत्ववाची हो तो क्या होगी, उनकी निपात संज्ञा स्युः। देखो इसने तो निपात संज्ञा बोली ही नहीं है, परंतु इससे जो प्रथम वाला सूत्र है वो क्या करता है, निपाताः, तभी यहाँ पर क्या है, निपाताः नहीं लिखा गया है। देखो जब हमने सूत्रों के अंग पढ़े, वहाँ पर अर्थ नाम का एक अंग है। जब सूत्र अपना
क्या है, अर्थ हमारे सामने प्रकट नहीं कर रहा है तो उससे पूर्व वाले सूत्र पर एक नज़र डालिए, है ना। एक कदम क्या हो जाइए, पीछे होइए, फिर छलांग मारिए। इसी प्रकार से ये बोल रहा है कि चादयो असत्वे, यदि च इत्यादि असत्वे, वे जो असत्ववाची चादय हैं वे भी क्या होंगे, पूर्व की तरह निपात संज्ञा वाले होंगे। असत्ववाची यानी कि अद्रव्यवाची, इनकी क्या होती है, निपात संज्ञा स्युहु। देखो अद्रव्यवाची क्या होता है, इसको भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अद्रव्यवाची होता है जिनमें या तो लिंग ना हो या फिर संख्या ना हो। इधर देखो, इधर दिया है, जिनमें क्या हो, लिंग ना हो या फिर संख्या ना हो। देखो जितने भी शब्द हैं, शब्द कैसे होते हैं, या उनमें लिंग होता है, राम रमा, है ना, राम रमा, आम, पुस्तक, राम श्याम कृष्ण, जो भी आप लिंगवाची शब्द होते हैं, या फिर संख्यावाची शब्द 1 2 3 4, इस प्रकार से यदि लिंग और संख्या नहीं होगी, यदि क्या नहीं होगा, लिंग और संख्या नहीं होगी, तो वे अद्रव्यवाची होते हैं। कैसे होते हैं, अद्रव्यवाची शब्द होते हैं। और वे जो अद्रव्यवाची शब्द होंगे, यानी कि जिनमें लिंग और संख्या का विधान नहीं होगा, वे क्या होंगे, अद्रव्यवाची शब्द होंगे। और जो अद्रव्यवाची शब्द होंगे उनकी क्या होगी, निपात संज्ञा होगी। उनकी क्या होगी, हमेशा निपात संज्ञा ही होगी। परंतु इसके द्वारा केवल च इत्यादि की निपात संज्ञा की जाती है, ठीक है। इसके द्वारा सबकी नहीं होगी। जो च इत्यादि ये हैं, इनकी जो ये च इत्यादि हैं, इनकी जो है क्या होती है, निपात संज्ञा होती है। देखो कितने सारे, ये 145 है, तो इनकी निपात संज्ञा होती है। जो ये सारे दिए हैं, इनको जो है आप स्वयं ही स्मरण कर ले, तो वीडियो क्या है, बहुत लंबी बन जाएगी। अगर वीडियो कम से कम 3 घंटा पहुंच जाएगी अगर हम इन सबको देखेंगे। इनको आप स्वयं स्मरण कर ले। देखो इनमें ज़्यादा भी घुसने की ज़रूरत नहीं है कि इन सबको आपको याद करना है, इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको उपसर्ग याद करने हैं, इनको आप याद ना भी करें तब भी कोई फ़र्क नहीं है। पर यदि आपने व्याकरण में प्रवीणता लानी है तो आप एक इनमें क्या है, नज़र ज़रूर मारे। ऐसा नहीं कि इनको स्किप कर ले, आपको व्याकरण में बोध बढ़ाना है। आप इनको पढ़े, याद करें, स्मरण करें। परंतु ज़्यादा समय नहीं है तो क्या करें, इनको स्किप कर दें। उपसर्ग आप पूरे के पूरे पढ़ें, इनको जो है स्किप कर दें। परंतु एक नज़र इनमें रखें कि देखो इनमें जो है कहीं भी लिंग वाला नहीं है, कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो लिंगवाची है ना। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग वाला कोई भी नहीं है इनमें, ठीक है। इनमें क्या होता है, सभी जो है कैसे होते हैं, अलिंगवाची और असंख्यवाची होते हैं। कोई भी संख्या भी नहीं है इनमें। देखो इनमें जब आप देखेंगे कोई भी संख्या और लिंग आपको इनमें मिलेगा ही नहीं। तो ये क्या रहते हैं, हमेशा अद्रव्यवाची होने के कारण ये च इत्यादि, ये जो 145 है, ये क्या रहेंगे, इनकी क्या होती है, निपात संज्ञा होती है। परंतु ये आप स्मरण रखें कि निपात संज्ञा इनकी क्यों होती है, अद्रव्यवाची होने के कारण, असत्ववाची होने के कारण इनकी निपात संज्ञा होती है। अद्रव्यवाची क्या होता है, जिनमें एक तो लिंग नहीं होना चाहिए और दूसरी संख्या जिनमें नहीं होनी चाहिए, वे क्या होते हैं, अद्रव्यवाची होते हैं। और जो अद्रव्यवाची च इत्यादि है, इनकी क्या होती है, निपात संज्ञा होती है। निपात यानी कुछ नीचे गिरना। फिलहाल इतना ही समझिए कि कोई निपात नाम का कोई आदमी है ना, जिससे कि आपको थोड़ी सी दोस्ती कर लेनी है। अच्छा, अब गणसूत्र आता है एक। कभी कभी क्या होता है कि जब हम शास्त्र में देखते हैं, कभी कभी पता क्या होता है कि कुछ उपसर्ग ऐसे आ जाते हैं, विभक्तियां ऐसी आ जाती हैं जो क्या होती है, उपसर्ग की तरह, जो कि है निपात की तरह दिखती है, परंतु वे निपात नहीं होती है। निपात की तरह दिखती है परंतु निपात नहीं होते। अच्छा, जैसे अच्छा मान लो, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। क्या उदाहरण दूँ? जैसे मान लो अब हम हिंदू समाज वाले हैं ना, हिंदू समाज वाले हैं, सनातन धर्म वाले हैं। अब हमारे बीच में कभी कभी पता क्या होता है, हमारे गांव में भी एक उदाहरण है। एक व्यक्ति क्या है, बहुत ज़्यादा गोरा है ना, बहुत ही ज़्यादा गोरा है वो। जैसे अंग्रेज़ नहीं होते हैं वो ऊपर, रशिया वाले,
है ना, या फिर इंग्लैंड वाले, वो जो अंग्रेज़ होते हैं वे कैसे होते हैं, एकदम गोरे होते हैं, भूरे भूरे बाल वाले होते हैं। तो हमारे यहाँ भी एक ऐसे आदमी है, ठीक है। तो हम क्या उसको बोलते हैं, उसको अंग्रेज़ ही बोलते हैं, उसको हिंदू या उसका नाम नहीं लेते हैं। उसका क्या पड़ जाता है, नाम ही उसका क्या है, अंग्रेज़ पड़ जाता है। तो क्या वो अंग्रेज़ है तो किसकी संतान, वो हिंदुओं की संतान है, हिंदू की संतति है। परंतु उसका जो रूप है, रूप रंग है, उसके कारण क्या हम उसको बोलते हैं, अंग्रेज़ बोलते हैं। इसी प्रकार से ये गणसूत्र भी इसी प्रकार से बोल रहा है कि भाई क्या हो रहा है, उपसर्ग प्रतिरूपक, विभक्ति प्रतिरूपक और स्वर प्रतिरूपक, यानी कि ये क्या बोल रहा है, उपसर्ग विभक्ति स्वर प्रतिरूपकाच निपाताः। प्रतिरूपक यानी समान प्रतीत होना, समान दिखना, एक जैसा दिखना, ठीक। तो ये क्या होंगे, समान होंगे। अच्छा, इसको हम और अच्छे से समझते हैं ताकि हमारा उदाहरण भी, हमें जो मैंने उदाहरण दिया वो भी आपको समझ आ सके, है ना। तो लोक में कुछ शब्द, लोक में जो है कुछ शब्द हैं जिनकी आकृति क्या होती है, उपसर्ग के समान प्रतीत होती है। देखो आकृति उपसर्ग के समान प्रतीत हो रही है, वह हिंदू है पर लग अंग्रेज रहा है हिंदू, है कौन, सनातनीय, पर लग कैसा रहा है, ईसाई लग रहा है। भाई कौन लग रहा है, ईसाई लग रहा है। क्यों, उसके रंग रूप के कारण अंग्रेज लग रहा है। क्यों, उसके रंग रूप के कारण, यानी कि उसके समान उनमें क्या हो रही है, प्रतीति हो रही है। परंतु वे उपसर्ग नहीं है, परंतु उनमें प्रतीति हो रही है उपसर्ग की। वे क्या है, परंतु उपसर्ग नहीं है। तो उनको क्या कहा जाता है, उपसर्ग प्रतिरूपक कहा जाता है। जैसे कि ये उदाहरण भी दे रहे हैं, किसका, अवदत्तम। जब देखो ये अवदत्तम रूप बन रहा होता है तो इसमें यदि हम इसको उपसर्ग सदृश ना माने तो तब क्या हो जाएगा, इसमें ये रूप बन जाएगा, ये अनिष्ट रूप बन जाएगा, अवत्तम ये रूप बन जाएगा। यदि हम इसको उपसर्ग, यदि हम इसको निपात नहीं मानेंगे, निपात का विषय आ रहा है ना, निपाताः, निपात का विषय आ रहा है। देखो यदि हम इनको निपात नहीं माने, ये तो निपात है ही नहीं, ये क्या है, अंग्रेज है ही नहीं, परंतु फिर भी क्या है, अंग्रेज की तरह दिख रहा है। यदि हम इसको निपात नहीं माने तो क्या होगा, इसका अनिष्ट रूप बन जाएगा, ठीक है। परंतु यदि हम इसको क्या है, निपात माने तो क्या होगा, इसका अवदत्तम ये शुद्ध रूप इसका बन जाएगा। मुख्यतः ये बात कह रहे हैं कि यदि उपसर्ग विभक्ति और स्वर ये प्रतिरूपक आएंगे तो क्या होगा, यानी कि इनकी तरह दिखने वाले आएंगे तो क्या होगा, परंतु वे निपात संज्ञा की तरह दिखते हैं परंतु होते नहीं। ऐसे शब्द जो उपसर्ग हैं, विभक्ति हैं, स्वर हैं, ऐसे शब्द जो उपसर्ग हैं, विभक्ति है, स्वर हैं, वे क्या है, निपात की तरह दिख रहे हैं परंतु है नहीं। उनकी क्या होगी, निपात संज्ञा ही होगी। भाई अंग्रेज़ की तरह दिख रहा है तो अंग्रेज़ ही बोल दो, उसको अंग्रेज़ ही ले जाओ, इंग्लैंड देश ही ले जाओ, फिर उसको यहाँ भारत में क्या है रखने की आवश्यकता नहीं है, ये बात ये कह रहा है, ठीक है। वैसे ही विभक्ति में भी बोल रहा है, देखते हैं। देखो कुछ विभक्तियाँ होती हैं जो क्या होती है, विभक्ति सदृश होती है, वे क्या कर रहे हैं, परंतु वे विभक्ति सदृश नहीं होती है, उन्हें जो है विभक्ति पर देखो, जो क्या है ऐसी विभक्तियां जो निपात की तरह, जो निपात नहीं होती है परंतु निपात की तरह दिखती है ना, फिर भी क्या होती है उनमें, उन्हें क्या समझना चाहिए, विभक्ति प्रतिरूपक समझना चाहिए। और इनका जो है अनिष्ट रूप बन जाता है, यदि इनको हम निपात मान दे तो इनमें क्या है, शुद्ध रूप बन जाएगा। उसी तरीके से जो है ये भी अस्थि की तरह इसमें बोल दिया जाता है कि इसमें ये तिंग है ये, तो इसको क्या जो है समास नहीं होगा। तो मान लो इसमें क्या है कि इनको जो है यदि इनमें निपात नहीं किया जाए तो इनका अनिष्ट रूप बन जाता है, परंतु यदि इनमें निपात कर दिया जाए तो क्या इनमें जो है शुद्धतम रूप बन जाता है। यही ये बात बोल रहा है, ठीक है। ये सूत्र क्या है, इसी बात को बोल रहा है कि यदि हमें उपसर्ग विभक्ति स्वर दिखे परंतु प्रतिरूपकाच निपात की तरह वो हमें दिखे तो उनकी निपात संज्ञा ही करनी चाहिए। उनकी क्या होती है, निपात संज्ञा ही होती है। इस बात को ये कह रहा है। परंतु इधर भी एक संशय है। क्या संशय है, उपसर्गों की तो भाई पहले ही निपात संज्ञा होती है। देखो उपसर्ग
नहीं, उपसर्गों की निपात संज्ञा नहीं होती है। हाँ, निपात संज्ञा होती है। देखो, उपसर्गों की भी क्या होती है, निपात संज्ञा होती है। ये सभी क्या है, उपसर्ग है। आगे ये फिर उपसर्ग बनेंगे, इसको हम पढ़ेंगे कैसे बनेंगे। उपसर्गों की भी सर्वप्रथम क्या होती है, निपात संज्ञा होती है। तो यहाँ पर फिर क्यों बोला इन्होंने, क्यों इन्होंने बोला कि उपसर्ग प्रतिरूपकाच, क्यों इन्होंने उपसर्ग कहा यहाँ पर, ठीक है। उपसर्ग प्रतिरूपकाच ये इन्होंने क्यों कहा, क्यों कहा, क्योंकि यहाँ देखो आप स्थिति देखो, इधर इधर क्या बनती है, अव। ये अव क्या लग रहा है, उपसर्ग की तरह लग रहा है। यहाँ देखो, देखो अव है ना उपसर्ग, ये उपसर्ग है अव। ये क्या है, उपसर्ग की तरह लग रहा है, परंतु ये उपसर्ग है नहीं। जब इसकी स्थिति बनाएंगे हम, ये उपसर्ग नहीं होता है। ये क्या है, ये शब्द ही है, वहाँ पर उस स्थिति में होगा कुछ ना कुछ शब्द इत्यादि, ये उपसर्ग नहीं होता है। अवदत्तम, ये क्या बनेगा, इसमें शायद लिंग होगा। कौन सा लिंग होगा, भूतकाल वाला। लंग लकार इसमें होगा, तो लंग लकार आके अट इत्यादि आगम होगा इसमें। तो अट इत्यादि आगम जो है वद धातु से बनकर ये अवदत्तम इस तरीके से बनेगा। परंतु यहाँ पर जो अव है ये क्या है, उपसर्ग की तरह लग रहा है, क्योंकि उपसर्ग है ना अव। यहाँ देखो, उपसर्ग है ना अव। तो जब ये उपसर्ग है अव, तो ये क्या है, उपसर्ग, उपसर्ग नहीं है, परंतु इस परिस्थिति में क्या लग रहा है, ये उपसर्ग की तरह लग रहा है। इसलिए इसको फिर उपसर्ग ही मान लिया जाता है कि भाई तू लग रहा है तो तूने जाना है तो जा, ठीक है, जाना है तो जा। हम कुछ भी नहीं बोलते हैं, क्या है, तूने जाना है तो छुट्टी पा, है ना। इसी प्रकार से ये भी बोलते हैं कि भाई जो लग रहा है सदृश उसको फिर होने दो, उसकी क्या है, फिर उससे ज़्यादा चिंता मत लो। बस यही ये बात कह रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे, कमेंट बॉक्स है, कमेंट कीजिए, हम आपको ग्रुप में फिर से इसको समझा देंगे। निपात संज्ञा, अब क्या आता है अग्रिम सूत्र, निपात संज्ञा। देखो हमने सबसे सर्वप्रथम ने क्या देखा कि आधार क्या है, निपात संज्ञा ही है। ज़मीन क्या है, निपात संज्ञा ही है, जिस पर हमें क्या है, घर बनाना है, और घर इसीलिए निपात संज्ञा सर्वप्रथम होती है। फिर जो है उपसर्ग, गति इत्यादि संज्ञाएं होती हैं। तो प्रादयः निपाताः, प्र इत्यादि, ये प्र इत्यादि है। देख, प्र इत्यादि ये समस्त हैं, ये समस्त क्या है, प्र इत्यादि, ये प्र इत्यादि इसके अंदर ये सब आते हैं, ये सब शब्द इसके अंदर आते हैं। तो इसमें भी क्या कर रहे हैं, प्र आद्यः। हमने इधर क्या पढ़ा था, सब इधर हमने क्या पढ़ा था, ऊपर प्र इत्याद्यः असत्वे, प्राद्यः असत्वे। देखो सूत्रों के अंग, जब हमने अंग जाने तो वह हमने क्या जाना, अर्थ नाम का अंग जाना, ठीक। अद्रव्यवाची भी होंगे प्राद्यः, प्र इत्यादि भी अद्रव्यवाची होने के कारण इनकी भी क्या होगी, निपात संज्ञा होगी। समझ गए। जो प्र इत्यादि हैं, प्र इत्यादि ये है प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंगनी, अधि, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि, उप। ये क्या है, उपसर्ग भी है। कैसे बनेंगे हम देखेंगे आगे, परंतु अभी क्या है, ये निपात अवस्था में है। निपात नीचे गिरना, ठीक है, ये इसका सामान्य अर्थ होता है। फिलहाल आप यही समझिए, खाली इतना ही समझिए कि जो निपात संज्ञा है ये क्या है, कोई बंदा है जिससे क्या है हमको थोड़ी सी दोस्ती कर लेनी है ना। और ये क्या कर रहा है, इन प्र इत्यादि इन समस्त की क्या कर रहा है, समस्त के साथ क्या कर रहा है, मित्रता कर रहा है, और इन सब की क्या कर रहा है, निपात संज्ञा कर रहा है। देखो अद्रव्यवाची इसमें हमेशा रहेगा, निपात संज्ञा में इधर भी अद्रव्यवाची आ रहा है, ठीक है। अद्रव्यवाची ये उसी कारणवश कर रहा है, यदि वो क्या होगा, असत्ववाची होगा। चाद्यो असत्वे, यदि असत्ववाची होगा भाई, अद्रव्यवाची होगा। यहाँ पर भी यही बात कर रहे हैं कि अद्रव्यार्थाः प्राद्यस तथा, भाई उसी प्रकार से होंगे अद्रव्यवाची प्राद्यः। प्र इत्यादि ये 22 जितने भी है, जो 22 है, ये कितने हैं, 22 है, इनका क्या होगा, निपात संज्ञा होगी। फिलहाल खाली इतना समझो, इनको आगे देखेंगे हम। देखो अब आती है उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्रम। क्या बोलते हैं, उपसर्गाः क्रिया योगे, उपसर्गाः क्रिया योगे, प्राद्यः क्रिया योगे उपसर्गः स्युः। देखो वही प्राद्यः है,
प्र इत्यादि यानी कि प्र परा अपसम इत्यादि ये जितने भी हैं 22 है ना, ये क्या है, क्रिया योगे। यदि ये क्रिया के योग में आएंगे, ठीक है, यदि इनके पश्चात क्रियावाची शब्द आएगा तो ये क्या बन जाएंगे, उपसर्गा। उपसर्गा स्युहु, उपसर्ग संज्ञा स्युहु, इन सब की क्या हो जाएगी, उपसर्ग संज्ञा होगी। परंतु शर्त है उपसर्गा क्रिया योगे, क्रिया का योग होना अनिवार्य है। यदि क्रिया का योग नहीं होगा तो ये उपसर्ग नहीं माने जाएंगे। क्रिया का योग होने के कारण ये प्रादयः उपसर्गाः स्युः, उपसर्ग संज्ञा स्युः, ये क्या माने जाएंगे, उपसर्ग माने जाएंगे। कौन माने जाएंगे, प्रादयः। क्यों माने जाएंगे, क्रिया के योग में होने के कारण। परंतु सब सर्वप्रथम इनमें क्या हुई, निपात संज्ञा ही हुई। अब क्या होगी, इनकी उपसर्ग संज्ञा होगी। परंतु शर्त है यदि क्रिया का योग होगा। क्रिया का योग नहीं होगा तो ये क्या होंगे, ये प्रादयः उपसर्ग नहीं माने जाएंगे। ये केवल क्या माने जाएंगे, निपात ही माने जाएंगे। तो हमको भी परीक्षा में एक बार प्रश्न आया था कि संस्कृत में कितने उपसर्ग है, तो संस्कृत में 22 उपसर्ग है। इसको आप ध्यान में रखें, बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ ये समस्त आपको याद भी होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए। देखो जब आप इनको लयबद्धता में बोलेंगे गीत की तरह, तो आपको ये फिर ऐसे ही 2-4 बार पढ़ेंगे, 10-15 बार ऐसे ही याद हो जाएंगे। याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने लयबद्धता में याद करना है। प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंगनी अधि अपि अति सु उद अभि प्रति परि उप। इस तरीके से जब लयबद्धता में आप याद करेंगे फिर ये अपने आप याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। हमने इनको पहले क्या जाना, पहले ये निपात हुए और उसके बाद क्या हुए, क्रिया के योग में आने के कारण ही ये उपसर्ग हुए। क्रिया का योग यानी कि कोई भी क्रियावाची धातु इनके पीछे होनी चाहिए। क्रियावाची कौन होता है, हमेशा क्रियावाची शब्द क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। क्योंकि हमने क्या पढ़ा ऊपर, भूवाद्यो धातवः, भू इत्यादि की क्या होगी, धातु संज्ञा होगी। परंतु शर्त है वे भू इत्यादि शब्द कैसे होने चाहिए, क्रियावाची होने चाहिए। मतलब वहाँ तो वो कहता है कि भूवाद्यो धातवः, क्रियावाची भू इत्यादि शब्दों की धातु संज्ञा होगी। अब क्रिया योगे से क्या अर्थ है कि ऐसे शब्द जिनमें धातुएं होंगी उनमें क्या होगा, हमेशा उनमें जो परपरा अपसम यदि ये लगेंगे, ये समस्त 22, तो उनको फिर निपात ना मानकर उपसर्ग माना जाएगा। वे क्या हो जाएंगे, फिर उपसर्ग हो जाएंगे। उनकी इस सूत्र के द्वारा उपसर्ग संज्ञा हो जाती है, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं, गति संज्ञा विधायक सूत्रम गतिश्च। भाई गति में भी वही होगा, क्या होगा, वही निपात संज्ञा और फिर गति संज्ञा और उपसर्ग संज्ञा होगी। क्रिया के योग में जो ये प्रादयः, इनकी क्या होती है, गति संज्ञा भी होती है। देखो इनकी क्या क्या संज्ञाएं हुई, निपात संज्ञा हुई, उपसर्ग संज्ञा हुई और गति संज्ञा हुई। प्रादयः के द्वारा निपात संज्ञा हुई और उपसर्गाः क्रिया योगे इसके द्वारा उपसर्ग संज्ञा हुई और गतिश्च सूत्र के द्वारा इनकी गति संज्ञा होती है। क्या बोलते हैं, प्रादयः क्रिया योगे उपसर्गाः, कि भाई प्र इत्यादि क्रिया के योग में उपसर्ग तो होंगे ही होंगे, परंतु गति संज्ञा च स्युः, परंतु वे गति संज्ञा वाले भी रहेंगे, है ना। दौड़ने वाले बंदे भी रहेंगे, है ना, गति संज्ञा वाले रहेंगे। इसको आपको याद रखना है, स्मरण रखना है। किसके द्वारा होता है, गतिश्च सूत्रों के द्वारा। गति संज्ञा विधायक सूत्र कौन है, गतिश्च। अब ये यहाँ पर क्या कह रहा है, अच्छा यहाँ पर ये कह रहा है, यहाँ पर ये उदाहरण है ना। इसको जब उदाहरण होगा तब हम इसको देख लेंगे। यहाँ पर क्या कहता है कि भाई ये यण इष्ट नहीं है, इसमें यहाँ पर जो है तब शुद्धतम रूप नहीं बनता, इसलिए जो यहाँ पर यंग इत्यादि आदेश होते हैं। इसको ज़्यादा इतना समझने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप बस इतना समझिए कि जो उपसर्ग संज्ञा है, मतलब उन प्रादयः की क्या होती है, गतिश्च सूत्र के द्वारा गति संज्ञा भी हुई। हमने क्या समझा, उन प्रादयः परपरा अपसम इत्यादि जो वो 22 उपसर्ग हैं, उनकी सर्वप्रथम निपात संज्ञा हुई, उसके बाद उपसर्ग संज्ञा हुई और साथ ही साथ उनकी गति संज्ञा भी हुई। इन तीनों संज्ञा वाले वे रहते हैं, ठीक है। ये आपने स्मरण रखना है। और आपने ये भी स्मरण रखना है कि संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं, 22 उपसर्ग हैं। अब क्या आता है, विभाषा संज्ञा सूत्र
सूत्र। कौन सा सूत्र आता है अब? विभाषा संज्ञा। न वेति विभाषा, न वा इति विभाषा। न और वा ये जो दो शब्द हैं इनकी क्या होंगी? इनकी इति, ये दो शब्द हैं न वा इति। न और वा ये दोनों जो शब्द है विभाषा, इनकी विभाषा संज्ञा होगी। देखो सूत्र का आपको विच्छेद आता है, सूत्र के अंग आते हैं, तो आपको फिर वृत्ति वगैरह अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर देखो न यानी निषेध, जो हम न कहते हैं ना कि भाई यह मत करो, तो संस्कृत में उसके लिए नहीं के लिए न शब्द आता है, ठीक है न। और विकल्प के लिए क्या आता है? वा। विकल्प के लिए वा यह शब्द आता है। जैसे हिंदी में विकल्प कहते हैं, संस्कृत में वा कहते हैं। हिंदी में निषेध कहते हैं या नहीं कहते हैं, और संस्कृत में क्या कहते हैं? न कहते हैं। तो ये न और वा ये जो दो शब्द हैं इनकी क्या होती है? विभाषा संज्ञा होती है। बस आपने खाली इतना ही स्मरण रखना है, न वेति विभाषा, न और वा की क्या होती है? विभाषा संज्ञा होती है। शब्द स्वरूप संज्ञा संजी सूत्र। शब्द स्वरूप संज्ञा सूत्र, देखो ये क्या बोल रहा है कि स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा, शब्दस्य अशब्द संज्ञा, स्वम रूपम शब्दस्या अशब्द संज्ञा। ये क्या बोल रहा है कि शब्द का स्वरूप संजी है। स्वम रूपम शब्दस्य, भाई अपना जो शब्द का स्वरूप है वह क्या है? संजी है। अशब्द संज्ञा, और क्या होता है? इस शब्द शास्त्र में जो संज्ञा कही गई है उन्हें छोड़कर शब्द अपने स्वरूप का बोध कराता है। देखो इस सूत्र को देखो, जब हम व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो इस तरीके की वृत्ति के भाग को देकर हम क्या करते हैं? फिर व्याकरण सिद्धांत कौमुदी को बंद कर देते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, इसकी व्याख्या को देखो, थोड़ा सा उसमें डीप जाने की ज़रूरत होती है। व्याकरण, एक तो व्याकरण की अच्छी पुस्तक अपने पास चाहिए, है ना। वो जो दूसरी पुस्तकें होती है छोटी छोटी, उनमें तो उनको खरीदने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जो बड़ी पुस्तक होती है थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देकर अच्छी काम आ जाती है, फिर आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं होती है ना। अगर आपके पास अच्छी पुस्तक होती है तो फिर आपको केवल गाइडलाइन की ज़रूरत होती है बस। देखो ये सूत्र क्या बोल रहा है, देखो शास्त्र में क्या आती है, इस तरीके की संज्ञा आती है, घू टी उपधा। अब ये घू क्या है, टी क्या है, उपधा क्या है? उपधा तो अर्थ भी देती है, पर ये घू और टी क्या है भाई? क्या आपको लगता है कि इनका कोई अपना अर्थ होगा? इनका अपना कोई भी अर्थ नहीं होता है। अब ये घू, इससे कुछ भी, ये कोई भी अर्थ नहीं देता है, ये कुछ भी अर्थ नहीं देता है। इस तरीके की बहुत सारी संज्ञाएं हैं व्याकरण शास्त्र में। इस तरीके की बहुत सारी क्या है, कृत्रिम संज्ञाएं हैं। जब हमने संज्ञाओं को पूर्व में देखा तो संज्ञाएं क्या क्या होती है? अनवर्त संज्ञा होती है, कुछ परंपरागत संज्ञाएं होती हैं, कुछ कृत्रिम संज्ञाएं होती हैं। तो ये क्या होती है? कृत्रिम संज्ञाएं होती है। ये क्या किया महर्षि ने? इनको स्वयं ही बना दिया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि शास्त्र में इन शब्दों की क्या पड़ने लगी? आवश्यकता पड़ने लगी। अतएव क्या किया? इनकी संज्ञाएं कर दी गई व्याकरण शास्त्र के हित के लिए। तो अब ये क्या कर रही है? कोई प्रश्न उठा दे कि इनका क्या अर्थ होता है। अब इनका अपना कोई भी अर्थ नहीं होता है। अब घू का अपना कोई भी अर्थ नहीं होता है। इसीलिए ये सूत्र आता है कि स्वम रूपम शब्द से अशब्द संज्ञा, कि भाई वो जो शब्द है वह क्या करता है। देखो इधर वृत्ति भाग में देखते हैं। देखो ये क्या कह रहा है कि भाई अतः जिस शब्द की घु इत्यादि संज्ञाएं की जाती है उनका ही यहाँ ग्रहण होता है, न केवल उनके स्वरूप का ज्ञान होता है और ना ही उनके अर्थ का ज्ञान होता है। देखो उनको आपको खाली याद रखना है, घु को खाली आपको याद रखना है, बाकी उसके चक्कर में मत पड़ो, है ना। वो क्या अर्थ देता है, कैसे बना, क्या हुआ, है ना, फलाना ढिमका जो भी है उसको छोड़ दो। आप केवल और केवल उसको एक संज्ञा की तरह आप लें। राम को राम की तरह ले, उसमें अब रम धातु को मत घुसेड़िए, है ना।
केवल राम क्या होते हैं, रम धातु से बनता है, अपने जो है शब्द अर्थ देता है, परंतु ये क्या है, ऐसे शब्द हैं जो किसी भी प्रकार का कोई भी अर्थ नहीं देते, ना ही ये अपने स्वरूप का कोई भी ज्ञान करवाते हैं। ना तो ये अपने स्वरूप का ज्ञान करवाते हैं, ना तो ये अपने क्या अर्थ का ज्ञान करवाते हैं। ना ही ये स्वरूप को देने वाले होते हैं, ना ही ये अर्थ को देने वाले होते हैं। अतएव ऐसे जो ये शब्द होते हैं, इनके लिए क्या किया गया शास्त्र में, केवल और केवल संज्ञा का विधान किया गया। क्यों? व्याकरण शास्त्र के हित के लिए। आगे जब व्याकरण शास्त्र की सिद्धि होने लगी तो इन शब्दों, इन संज्ञाओं की आवश्यकताओं को देखकर महर्षि ने जो है इनकी संज्ञाएं की। ठीक है, इसीलिए ये सूत्र कह रहा है कि भले ही शास्त्र में आपको कुछ ऐसी संज्ञाएं मिल रही है जो क्या है, अशब्द हैं, अशब्द हैं, स्वम रूपम शब्द से अशब्द संज्ञा, उनमें भाई अशब्द सा प्रतीत होता है, फिर भी उनकी क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी। उनमें आप कोई भी चिंता मत कीजिए, खाली उनकी संज्ञा कीजिए। उनमें जो है कोई अर्थ वगैरह जानने की आप कोशिश मत कीजिए, केवल उनको एक संज्ञा की दृष्टि से देखिए। अब आती है विधि संज्ञा विधायक सूत्र, उसका अंत, उसकी क्या होगी, विधि संज्ञा। तो किसका अंत, येन विधि तदंतस्य, क्या कह रहे हैं कि भाई उसके अंत की, उसके अंत की विधि संज्ञा होगी। भाई अब कौन है, किसका अंत है ना। तो क्या कह रहे हैं कि विशेषणम तदंतस्य संज्ञा स्यात् स्वस्य च स्वरूपस्य। देखो क्या बोल रहा है, देखो विशेषण होता है, ठीक, विशेषण को वृत्ति भाग में कह रहे हैं। विशेषण को क्या बोल रहे हैं ये कि विशेषण क्या करता है, उसके अंत का भी संज्ञा हो, उसका अंत का ज्ञान भी करवाता है और अपना भी ज्ञान करवाता है। साधारण ये अर्थ दे रहा है। अच्छा, विशेषण उसका, उसके अंत का क्या ज्ञान करवाता है, अपना क्या ज्ञान करवाता है। देखो विशेषण शब्द हमने बचपन से पढ़े हैं। विशेषण शब्द क्या होते हैं, खट्टा मीठा, लवण क्षारक, है ना, गोरा काला, ये क्या है, विशेषण शब्द है। देखो अब किसी के पीछे भी कोई भी लगा दे, राम, राम का गौर वर्ण है, तो राम का कैसा वर्ण है, गौर, गोरा क्या है, विशेषण है। विशेष्य कौन हुआ, राम, और विशेषण कौन हुआ, गौर। ठीक है, विशेष्य, उसमें विशेष्य क्या हुआ, राम हुआ, विशेषण क्या हुआ, गौर हुआ। तो जो ये गौर वर्ण है, एक तो यह उसके अंत में जुड़कर उसका ज्ञान करवा रहा है, किसका, राम के अंत में जुड़कर राम का ज्ञान करवा रहा है, और साथ ही साथ गौर वर्ण अपना भी ज्ञान करवाता है। क्या ज्ञान करवाता है कि मैं भाई गोरा, गोरे, गौर क्या करवाता है, गोरा, राम गोरा, तो राम क्या है, गोरा है। तो उसके अंत यानी उस शब्द का भी बोध करवा रहा है, साथ ही साथ अपना भी बोध करवा रहा है। इसी प्रकार से ये सूत्र भी अपना अर्थ देता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, हाँ देखो हम इसको यहाँ से समझते हैं, ये खाली ये बहुत बड़ा है ना, हम इसको यहाँ से समझते हैं क्योंकि मेन विषय क्या है, समझना है। ठीक है, शास्त्र को अच्छे तरीके से हमारी बुद्धि में वो फिट होना चाहिए ना। देखो उकारांत धातु, जब भी हमने शब्द इत्यादि धातु शब्द हमने याद किए होते हैं, राम शब्द, तो हम क्या देखते हैं, राम शब्द के ऊपर लिखा रहता है हमेशा पुस्तक में कि अकारांत पुल्लिंग, कई बार लिखा रहता है इकारांत पुल्लिंग, कई बार लिखा रहता है इकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत नपुंसकलिंग, मकारांत नपुंसकलिंग। तो वे क्या है, मकारांत से आप क्या देख रहे हैं, मकारांत, यानी कि हलंत म जिन जिन वर्णों के अंत में है वे शब्द पुस्तकम की तरह बनेंगे, या जिनके अंत में अ है, अकारांत पुल्लिंग, जिनके अंत में अ है वे क्या होंगे, रामवत, राम शब्द की तरह बनेंगे। उसी प्रकार से ये सूत्र भी कह रहा है कि भाई जैसे आगे आपको सूत्र दिए जाएंगे नड़ादिभ्यो ढक, तो ये नड़ादिभ्यो क्या है, यहाँ पर हमने पूर्व में क्या जाना, देखो हमने यहाँ क्या जाना, प्रादेह, ये प्रादेह क्या, प्र इत्यादेह क्या है,
प्र इत्याद्यः क्यों बोला यहाँ पर, क्योंकि प्राद्यः ये जो 22 निपात वाले शब्द हैं इनको क्या है, प्रा इत्याद्यः। तब तो बड़ा सूत्र बनाना पड़ता, प्र परा अप सम इत्यादि ये सारे उसमें घुसेड़ने पड़ते, उसके बाद लिखना पड़ता फिर नीचे प्राद्यः उपाद्यः, प्र से लेकर उप तक, प्र से लेकर आप देख लो इसको पूरे सूत्र को देख लो कितना बड़ा सूत्र बनेगा ये। जब इसमें 22 अक्षर जुड़ेंगे तो ये कितना बड़ा सूत्र बन जाएगा, और फिर यह लगाकर ये कितना बड़ा सूत्र बन जाएगा। इसको शॉर्टकट करने के लिए ही ये चीज़ ये विधि बताई गई है जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। ये विधि इसके लिए अपनाई जाती है, क्यों, क्योंकि आप उसके अंत से क्या कर ले, एक तो आप उस प्र का ज्ञान करें और साथ ही साथ इत्यादि का भी ज्ञान उससे करें। इस बात को ये बोल रहा है, ठीक है। अब आप इसको अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि ये सूत्र क्या कहता है। समझे नहीं होंगे कमेंट बॉक्स है, कमेंट कीजिए, हम ग्रुप में इसको फिर से समझा देंगे, ठीक है। देखो हम इसमें ये भी देखते हैं नडादिव्यो ढक, जो नडादिव्य है, नड इत्यादि जितने भी शब्द हैं वे उनको क्या होगा, ढक प्रत्यय होगा, ठीक है। ऐसे इसमें इस तरीके से इसमें बहुत सारे आते हैं, हमने ऊपर भी देखे होंगे शायद। जैसे ये परादेह भी इसका क्या है, एक उदाहरण है, प्र इत्यादेह। और हमने इसका कोई उदाहरण देखा था, शायद नहीं देखा होगा। देखो ये इधर भी देखो, चादेह च इत्यादेह, ये शॉर्टकट फॉर्म जो है इस विधि की बात हो रही है, ठीक है। ये जो शॉर्टकट देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, भुवादेह यानी कि भुवा इत्यादि जितनी भी धातु हैं, शॉर्टकट बना दिया इसको। तो ये क्यों हुआ, इस विधि के होने के कारण। जो इस विधि का जो हमने इधर अभी ज्ञान किया, इस विधि होने के कारण ही ये सूत्र इस प्रकार से बने। अतएव तो आपको पहले संज्ञा ही बताई जा रही है, समस्त कामों को बताया जा रहा है, ताकि आपको जब आप आगे आप अध्ययन करें तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं हो। अच्छा, अब इसमें वार्तिक वाले आ जाते हैं, ठीक है। कुछ क्या है कुछ जो है क्या है, हिमाचल वाले हैं, और कुछ क्या है, हरियाणा वाले हैं। वो हरियाणा वाले बोलते हैं कि भाई अच्छा हिमाचल वालों तुमने वो बात तो बोली, मान लिया हमने, भाई ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपने बोला जो भी बोला हमने मान लिया। आपने क्या बोला कि निपात संज्ञा, आपने क्या बोला कि उनकी क्या होगी, विधि होगी। एक तो अपना ज्ञान करवाएगा, दूसरा का ज्ञान करवाएगा, उनकी विधि संज्ञा इत्यादि चीज़ें आपने कही। परंतु आप ध्यान रखो, क्या ध्यान रखो, समास प्रत्यय विधौ समास प्रत्यय विधौ प्रतिषेधः। समास और प्रत्यय का यदि विषय आएगा तो प्रतिषेधः, भाई वहाँ तुम्हारी बात नहीं चलने वाली है, यहाँ क्या है। या फिर हिमाचल वाले उनको बोल दो, हरियाणा वालों तुमने वो बात बोल दी, वो हमने सुन ली, ठीक है, जो तुमने बोला हमने माना सुना, पर अब ये क्या हिमाचल है भाई, यहाँ पर वो बात नहीं चलेगी। जब समास और प्रत्यय का विषय रहेगा तब क्या चलेंगे, हमारे नियम चलेंगे यहाँ के, वहाँ वाले अब यहाँ नहीं चलने वाले हैं। तो यही ये बात कह रहा है, ये वार्तिक क्या कर रहा है, उनका निषेध कर रहा है, ठीक है। निषेध भी नहीं कर रहा है, उनकी बात तो ये स्वीकार कर रहा है, परंतु अपनी बात भी रख रहा है, नया नियम बना रहा है। क्या कर रहा है कि समास प्रत्यय विधौ प्रतिषेधः, यदि भाई समास और प्रत्यय का विषय रहेगा तो प्रतिषेधः, उस विधि संज्ञा का ज्ञान नहीं होगा भाई, उस विधि संज्ञा का ज्ञान नहीं होगा। अच्छा, जब उस विधि संज्ञा का ज्ञान नहीं होगा फिर सूत्र कैसे बनेंगे, तो ऐसे लंबे लंबे सूत्र फिर आते हैं। देखना आगे समास प्रत्यय में द्वितीया, श्रीता, पतिता, गता इत्यादि, ऐसे लंबे लंबे सूत्र आते हैं, बड़े बड़े सूत्र, है ना। वे जो बड़े बड़े सूत्र आते हैं उनमें क्या होते हैं, पूरे के पूरे शब्द चिपका दिए होते हैं। तब जाके ये बोल रहे हैं कि इन सभी शब्दों की क्या होगी, द्वितीय विभक्ति होगी, द्वितीय इनमें जो है समास बनेगा। द्वितीय विभक्ति में जो है ये द्वितीय विभक्ति वाले ये शब्द समास संज्ञा वाले होंगे, इनमें जो है समास होगा। अब यही भाव समास होगा, जो भी समास होगा, कर्मधारय जो भी समास होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर आगे बनते हैं। ये क्या कर देता है, निषेध कर देता है कि भाई समास और प्रत्यय में आपकी बात नहीं चलेगी। यदि आप समास और प्रत्यय वाले सूत्र बना रहे हैं तो भाई पूर्ण बनाइए। तो क्या बनाइए, पूर्ण बनाइए उनको। यदि क्या होगा, समास और प्रत्यय का विधान रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्रतिषेध विधि का क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा। तो उसको निषेध करने वाला ये वार्तिक है, ठीक है।
देखो अब ये सूत्र आता है, अब इसमें भी क्या होता है कि संशय आता है। देखो यहाँ पर क्या इन्होंने लिखा है, इस बात को समझना आवश्यक है कि नड़ादिभ्य फक, ये जो नड़ादिभ्य जितने भी शब्द हैं उनमें फक प्रत्यय होता है, ठीक है। सूत्र के द्वारा नड़ादि गण में जो पठित हैं उनके क्या होते हैं, फक प्रत्यय होता है। अब भाई आप तो ऊपर बोल रहे हैं कि भाई जब प्रत्यय का विषय आएगा तब तो भाई विधि संज्ञा को नहीं जाननी चाहिए, तो भाई यहाँ पर इस तरीके से सूत्र क्यों बना दिया इन्होंने, नड़ादिभ्य फक। भाई जो नड़ादि है तब तो नड़ादि नहीं देने होंगे, तब तो नड़ इत्यादि जितने भी वो आएंगे सबसे पहले तो वो पूरे के पूरे शब्द लिखने पड़ेंगे, फिर जाके फक लिखना पड़ेगा कि उनमें फक प्रत्यय होगा। अच्छा तो फिर आपने तो ऊपर ये बोला कि प्रत्यय में तो होता नहीं भाई, यदि प्रत्यय और समास का विषय आएगा तब तो होगा नहीं। तो ये क्या कहते हैं कि इसमें क्या है, तदंतता का क्या होता है, नहीं होती है, प्रत्यय विधि नहीं होती है। चूंकि इसमें प्रत्यय विधि नहीं होती है अतएव क्या हो जाता है, फिर नया सूत्र इस दशा में जो है नड़ शब्द में जो है अंत में क्या हो जाता है, सूत्र नड़ ऐसे इत्यादि से फक ना होकर कोई और ही रूप बन जाता है इनमें, ठीक है। मतलब फिर उसका निषेध इत्यादि होकर कोई और ही रूप बन जाता है। फिर क्यों, ये सूत्र ये वार्ती क्या कर देता है, उनकी बात को नहीं मानता है कि भाई ये क्या है, हिमाचल प्रदेश है, वहाँ जो नियम होगा पर यहाँ ये नियम नहीं चलेगा। समास और प्रत्यय का विषय आएगा वहाँ जो है ये नियम नहीं चलेगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। एक वार्तिक और भी आता है, देखो हरियाणा वाले जाग जाते हैं, हरियाणा वाले जाग जाते हैं, वो बोलते हैं कि भाई अच्छा ऐसी बात है, हमने मान लिया कि चलो समास का विषय आएगा, प्रत्यय का विषय आएगा, तुम्हारी बात मान ली हमने, नहीं उसको हमने कुछ भी बोला, परंतु तुम ही लोगों ने एक सूत्र बनाया है क्या, उगितश्च, तुम ही लोगों ने एक सूत्र बनाया है उगितश्च। ये सूत्र जब आप लोगों ने बनाया तो आपने बोला कि जब उगित प्रत्यांत शब्द होंगे तो स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय होता है। उगितश्च ये जो है स्त्री, जब हम स्त्री प्रत्यय पढ़ेंगे तो वहाँ का ये सूत्र है, ठीक है। उगितश्च इससे जो पूर्व वाला सूत्र है वो गीम प्रत्यय करता है, अतएव उगितश्च संकेत भाषा में ये कह रहा है कि भाई उगित में भी वही होगा, कौन, गीप प्रत्यय होगा, ठीक। तब जाके जो है भवती ये शुद्धतम रूप बनता है, ठीक है। अब तो भाई यहाँ तो शुद्धतम रूप बन रहा है, हमने और उगितश्च करके ही काम चला लिया, ऊपर से हम प्रत्यय कर रहे हैं और सूत्र भी हमने छोटा बना लिया, तो भाई आपकी बात तो गलत सिद्ध हो गई है ना। तो कह रहे हैं कि भाई ठहरो, अभी तो हिमाचल वाले क्या बोल रहे हैं कि भाई रुक जाओ, थोड़ी शांति रखो, अभी हम बोल रहे हैं आगे, इतना उत्सुक मत हो। तो फिर एक और नया वार्तिक बन जाता है, उगित वर्ण ग्रहणम वर्जम, उगित ग्रहणम उगित वर्ण ग्रहण वर्जम, उगित वर्ण ग्रहण वर्जम, ठीक। ये वार्तिक क्या बोलता है कि भाई यदि उगित का विषय आएगा, यदि शास्त्र में उगित का विषय आएगा, उनके वर्ण आएंगे तो ग्रहणम वर्जम, वहाँ भी क्या होगा, वहाँ जो है आप इसका ज्ञान कर ले। तब क्या होता है कि तब देखो इस वृत्ति भाग में देखते हैं, इसका जो है निषेध होने से गीप प्रत्यय प्राप्त नहीं होना चाहिए था, है ना। क्यों प्राप्त नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये क्या करता है, प्रत्यय करता है, और प्रत्यय अगर इसमें होता तो ये बड़ा सूत्र होना चाहिए था, इसको छोटा सूत्र इसमें आपने क्यों किया, इसलिए प्रत्यय नहीं होना चाहिए था। परंतु कहा गया है कि उगित प्रत्यय से संबंधित विधि करना जो है हो तो इसका निषेध नहीं होता है, यानी कि उसमें उसके अंत का ज्ञान नहीं करना चाहिए। ये बात कह रहा है कि उगित वर्ण में उसके अंत का ज्ञान नहीं करना चाहिए, कि भाई जो उगित वर्ण रहेंगे उसमें उनके अंतता का ज्ञान नहीं करना चाहिए। अतएव वहाँ पर जो आप प्रत्यय कर रहे हैं वो तो ठीक है भाई, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, परंतु जब और जगह समास और प्रत्यय का विषय आएगा तो आप लोग ये जान लो कि वहाँ पर क्या होगा, कभी भी वहाँ पर विधि नहीं होगी, वहाँ पर आपको लंबे लंबे सूत्र ही बनाने पड़ेंगे। और जहाँ पर विधि होगी वहाँ पर हमेशा सूक्ष्म छोटे छोटे ही आपको दिखेंगे, छोटे छोटे जो है सूत्र देखेंगे, पराद्य भुवाद्य धात्व इत्यादि छोटे छोटे सूत्र दिखेंगे। क्यों, क्योंकि उनकी विधि संज्ञा होती है, जिनकी विधि संज्ञा नहीं होती है वो बड़े ही लंबे सूत्र होते हैं ना, फिर वहाँ पर लंबे लंबे याद करना पड़ता है ना, बड़े लंबे लंबे सूत्र आते हैं। हमने याद किए थे उधर, किधर याद किए थे, हाँ उधर लिंगानुशासनम में देखा ना कितने लंबे लंबे सूत्र आते हैं, बड़े लंबे लंबे खतरनाक।
अब क्या आती है अवसान संज्ञा सूत्रम। अब क्या आता है अवसान संज्ञा विधायक सूत्रम विरामो अवसानम वर्णानाम। अब विराम जो सूत्र से ही हमने जो है मुख्य अर्थ तक पहुंचना है। विराम अवसानम, भाई जहाँ विराम हो जाएगा वहाँ क्या कर दो, अवसान कर दो, रिक्तता कर दो। अब भाई किसका अवसान होगा, तो वर्णानाम अभावो अवसान संज्ञा स्यात्। तो जहाँ पर वर्ण का अभाव होगा वहाँ पर क्या होती है, अवसान संज्ञक होता है। वह वर्ण जहाँ पर वर्णों का अभाव होने लगता है उस वर्ण की क्या हो जाती है, अवसान संज्ञा हो जाती है, वह अवसान संज्ञक वर्ण होता है। ये बात बोल रहा है। देखो जब राम यह शब्द बनता है तो वहाँ पर जो है फिर सरुत्व करके वहाँ पर जब रुत्व की अवस्था हो जाती है तब विरामो अवसानम अवसान संज्ञा करता है। देखो जब हम राम यह बोल रहे हैं तो म के बाद क्या है, वर्णों का अभाव है। वर्णों का अभाव होने के कारण क्या हो जाता है, वहाँ पर वर्णों का अभाव होने के कारण वहाँ पर क्या हो जाता है कि फिर वहाँ के आगे थोड़ा सा स्पेस दे दिया जाता है। जैसे कि रामः गच्छति, जो राम के पश्चात का जो ये स्पेस है उसी की बात ये कर रहा है कि जहाँ पर क्या होगा, वर्णों का अभाव होना शुरू हो जाएगा। यानी कि रामः शब्द जब सिद्ध होगा और उसमें क्या होगी, जब रुत्व मुख्यतः जो है अवसान संज्ञा का फल जो है विसर्ग करना होता है। क्या फल होता है इसका, विसर्ग। इसका विसर्ग संज्ञा, विसर्ग यह कर देता है, ठीक है, विसर्ग संज्ञा नहीं विसर्ग कर देता है शब्द को। जैसे कि राम, इधर विराम है, देखो विराम, इस तरीके तो विराम की क्या होती है, अवसान संज्ञा होकर इसका फिर रुत्व बनता है। र को जो है अवसान संज्ञा होती है, फिर जाके उसका खरवसान खरवसान हो विसर्जनीय सह, इस सूत्र के द्वारा फिर उसको विसर्ग हो जाता है। तो मुख्यतः अवसान संज्ञा का क्या फल रहता है, विसर्ग करना रहता है। ये कहता है कि जब आपको शब्द बनाने में वर्णों का अभाव दिख रहा है उस समय आप क्या कर दें, वहाँ पर जो है अवसान संज्ञा मेरे द्वारा कर दें। बस इतना ध्यान रखना है आपको, है ना। हाँ, इधर निर्वचन दे रहे हैं इनके कि क्या बोल रहे हैं कि विरम्यते अस्मिन्निति विरामः, विरम्यते अस्मिन्निति विरामः। ये क्या है, इसका निर्वचन है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं ये कि उच्चारण का रुकावट है जिसके पास क्या है, उच्चारण का रुकावट है। उच्चारण जिस वर्ण के पास रुक रहा है, थोड़ा सा समय ले रहा है, विराम कर रहा है, वह क्या होता है, उसे विराम कहते हैं। अंतिम वर्ण के पास क्या होता है, उच्चारण का रुकावट होता है, अतः अंतिम वर्ण क्या होता है, विराम संज्ञा वाला होता है। और क्या कह रहे हैं ये, विरमणम विरामः, अर्थात किसी वर्ण के परे उच्चारण का ना होना क्या होता है, विराम होता है। तब क्या होता है, अंतिम वर्ण के पश्चात उच्चारण के अभाव को अवसान कहा जाएगा, विराम कहा जाएगा। सामान्यतः जो है क्रिया की समाप्ति को विराम कहते हैं। व्याकरण शास्त्र में जो है क्या होता है, शब्द के उच्चारण का जहाँ पर अभाव होता है उसको विराम कहते हैं और उसकी क्या होती है, अवसान संज्ञा होती है। अवसान संज्ञा का फल क्या होता है, खरवसानी हो विसर्जनीय। इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाता है, पदांत रेफ को विसर्ग जो है आदेश हो जाता है। विसर्ग अवसान संज्ञा का क्या फल रहता है, उस अंतिम वर्ण को वह क्या करता है, विसर्ग करता है। फिर जो है जिसकी अवसान संज्ञा होती है उसको जो है क्या कर देता है, खरवसान हो। खर जो अवसान है, खर अवसान की क्या कर देता है, यह उसको विसर्ग आदेश कर देता है, ठीक। अब अगला क्या आ रहा है, संहिता संज्ञा विधायक सूत्रम। संहिता संज्ञा भाई, परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः, इधर परः भी होगा, जैसे सूत्र विच्छेद में परः लिखा ही नहीं है। परः सन्निकर्षः संहिता, क्या होगा भाई, परः सन्निकर्षः, यानी कि मेरे से परे में अत्यंत, दो वर्णों के बीच में अत्यंत
सन्निकर्ष हो, समीपता हो, वर्णों की अत्यंत समीपता की संहिता संज्ञा होती है। वर्णानाम अतिशयितः सन्निधिः संहिता संज्ञा स्यात्। क्या बोल रहे हैं ये कि वर्णों की अत्यधिक समीपता की संहिता संज्ञा होती है। क्या होती है? वर्णों की अत्यंत समीपता की संहिता संज्ञा होती है। यहाँ समीपता का अर्थ है कि दो वर्णों की मध्य आधी मात्रा का भी कम व्यवधान। देखो जब हम क्या बोल रहे हैं, राम इसको बोल रहे हैं तो राम में क्या रहता है, जो हम रा और म के स्थिति में जो मात्रा का समय है वो कितना रहता है? अर्ध मात्रा का समय रहता है। क्यों? इन दोनों वर्णों की अत्यंत क्या है? समीपता है। समीपता क्यों है? ताकि क्या हो, इनके द्वारा हम स्पष्ट अर्थ का ज्ञान कर पाए, ग्रहण कर पाए। अतएव जो ये दो वर्ण हैं इनके बीच जो यह समीपता है, यह समीपता क्यों होती है? संहिता संज्ञा के कारण। संहिता संज्ञा के कारण हम राम को राम की तरह बोलते हैं। ऐसे नहीं बोलते हैं कि रा और फिर म जाके अगले कल बोल रहे हैं ना, इस तरीके से नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनकी परस्पर क्या होती है? संहिता संज्ञा होती है। इनका परस्पर ज्ञान करना होता है। इनके बीच में आधी मात्रा से ज़्यादा व्यवधान नहीं करना चाहिए। केवल और केवल आधी मात्रा का ज्ञान इनके मध्य होता है। ठीक। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि एक पद पुरुष में धातु व उपसर्ग के योग में प्राप्ति समस्त पद विद्यालय में संहिता नित्य होती है। देखो वाक्य में, अच्छा अब हमने शब्दों के बीच में तो जान लिया, जैसे कि राम क्या है? एक शब्द है। रा और म के बीच में तो हमने जान लिया, ठीक है। रा और म के बीच में आधी मात्रा का जो समय है वो हमने संहिता संज्ञा के कारण जान लिया कि उसकी क्या होगी? परः सन्निकर्षः संहिता, उसकी सन्निधि के कारण क्या हो जाएगा? उन दोनों में संहिता संज्ञा होगी और उन दोनों के मध्य केवल और केवल आधी मात्रा का व्यवधान ही रहेगा। केवल आधी मात्रा का समय ही उसके मध्य आपको लगाना है। परंतु जहाँ पर वाक्य का समय रहेगा, जैसे कि राम खाता है, वहाँ पर क्या करता है? वाक्य में जो है संहिता का विषय जो है वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। देखो वक्ता जिस प्रकार से वाक्य में संहिता का प्रयोग करना चाहे, राम गाना गाता है, राम बोलता है कू, हम अपनी मर्जी से संहिता का प्रयोग करते हैं। देखो जो वाक्य के बीच में है, राम बोलता है, राम और बोलता, इन दोनों के बीच की जो बात आ रही है वो जो है वक्ता पर निर्भर करती है। जो बोलने वाला होता है उसके हृदय में यह, उसकी इच्छा पर यह निर्भर करता है कि वह इन दोनों वर्णों के बीच में कितना गैप रखे, कितना रिक्त स्थान रखे। परंतु ऐसा भी नहीं है, संहिता का विषय उसमें रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि राम जाता अगले कल बोले और है परसों बोलेंगे। संहिता का विषय उसमें रहेगा ही। परंतु इच्छा का यह मतलब है कि अपनी इच्छा के अनुसार वो किसी भी प्रकार उसमें संहिता का प्रयोग, संहिता उसमें रहेगी, यानी कि उसमें आधी मात्रा का समय रहेगा ही रहेगा। परंतु वक्ता की इच्छा के आधार पर वो कब तक उसका प्रयोग करे। राम जाता है, फिर आगे बोले ना बोले, एक वाक्य उसने कंप्लीट किया, आगे फिर बोले ना बोले, वह उसकी इच्छा है, ठीक है। राम जाता है यहाँ तक एक वाक्य करके ही तो क्या बनता है? पूरा का पूरा पूरे के पूरे श्लोक बनते हैं, पूरे के पूरे क्या बनते हैं? बातें बनती है, पूरे के पूरा क्या बनता है? एक टॉपिक बनता है, ठीक। अब क्या आती है? अब आती है यह संज्ञा, सुप्तिगंतम पदम, पद संज्ञा आती। भाई देखो इस शब्द का, ये संस्कृत शब्द है, इसको हम समझेंगे हिंदी शब्द से। देखो इसका अर्थ होता है हिंदी में शब्द। क्या अर्थ होता है? शब्द। तो फिलहाल अभी खाली इतना समझो इसको, शब्द संज्ञा विधायक सूत्रम। कौन है? सुप्तिगंतम पदम, पद संज्ञा विधायक सूत्र, शब्द संज्ञा विधायक सूत्र। क्या होती है? सुबंत तिगंत, ये दोनों कैसे होते हैं? पद संज्ञा वाले होते हैं, शब्द संज्ञा वाले होते हैं, ठीक।
देखो जब हम क्या क्या करेंगे आगे, राम इत्यादि जितने भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के शब्द बनाएंगे तो वह क्या रहता है, इन प्रत्ययों के कारण रहता है, जो ये सुप प्रत्यय है। और जो ये दूसरे प्रत्यय हैं, ये क्या है, दोनों प्रत्यय हैं। सुप, इसमें देखो विच्छेद में जो ये दो इधर शब्द हैं, ये क्या है, ये प्रत्यय होते हैं, ठीक है। सुवौजस इस तरीके से इसमें बनते हैं, है ना, प्रत्यय। नमिप वस मस त ताम झ था स थाम दम, ऐसे इसमें आगे धातुओं में आएंगे, है ना। ये क्या है, प्रत्यय हैं, ठीक है। जो ये प्रत्यय हैं दोनों, इनकी क्या होती है, कौन सी शब्द संज्ञा होती है, शब्द संज्ञा होती है। अच्छा, क्यों इनकी शब्द संज्ञा हमें जाननी चाहिए। जैसे कि जब हम जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग शब्दों को समझेंगे और साथ ही साथ भू इत्यादि धातुओं को समझेंगे, तो उनमें शब्द संज्ञा होने के कारण ये प्रत्यय उनमें होते ही होते हैं। अर्थात जब हम राम शब्द को प्रथमा विभक्ति एक वचन में जब हम उसको सिद्ध करेंगे तो वहाँ पर सु प्रत्यय रहेगा ही रहेगा। जब हम भू धातु उत्तम पुरुष एक वचन करेंगे तब वहाँ पर क्या रहेगा, मिप प्रत्यय रहेगा ही रहेगा। ये बात ये कह रहा है, क्यों, क्योंकि उससे हम क्या करेंगे, शब्द का निर्माण करेंगे। ऐसा नहीं है वहाँ पर कि केवल सुप इत्यादि प्रत्यय ही रहेंगे, वहाँ पर कोई और प्रत्यय भी आ सकता है, वहाँ पर इट इत्यादि कई सारे प्रत्यय आते हैं, परंतु उनमें क्या है, ये प्रत्यय होंगे ही होंगे, ठीक है। ये प्रत्यय इस तरीके से रहते हैं। देखो इसको हम और क्लियर करते हैं ताकि कोई भी संशय मन में ना रहे। देखो वहाँ पर कैसे होते हैं, ये सु औ जस, सु औजस, और ये सुबंध इसका, और इसका क्या रहेगा, जी। तो माउस से थोड़ा ठीक लिखे नहीं जाता है। तो ये क्या है, ये वाले प्रत्यय किसके हैं, इसके हैं, और ये वाले प्रत्यय किसके हैं, इसके हैं। ये किसके हैं, राम इत्यादि जो शब्द हम सिद्ध करते हैं उनके हैं, और ये जो है भू इत्यादि जो धातुएं हम सिद्ध करते हैं उनके हैं। देखो हमने बचपन से 6 से लेकर पढ़ा है, रामः रामौ रामः रामम रामौ रामान, भवति भवता भवन्ति भवसि भवता भवत भवामि भवावह भवामः। आपने ये उनमें थोड़ा सा सोचने की कोशिश की कि आखिरकार जब हम भू धातु को लट लकार में पढ़ते हैं तो उनमें सिर्फ यही रूप क्यों बनते हैं, उनमें भाई प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष ही क्यों बनते हैं। अच्छा, वचनों को हम समझ गए, मान लो 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति या 3 से ज़्यादा व्यक्ति बहुवचन में आ गए, परंतु उनमें यही क्यों होते हैं, इस संज्ञा के कारण। इस संज्ञा के कारण ये क्या करता है, नियम करता है कि जो सुप इत्यादि प्रत्यय हैं इनकी क्या होगी, शब्द संज्ञा होगी, यानी कि इन्हीं के द्वारा आप क्या करें, शब्दों का और धातुओं का निर्माण करें। अतएव जो राम शब्द होता है उनमें क्या होती है, 7 विभक्तियां होती है, और जो धातुएं होती हैं उनमें 3 पुरुष होते हैं। इसके कारण होता है वो सारा का सारा, ठीक, क्योंकि उनकी क्या होती है, शब्द संज्ञा, पद संज्ञा होने के कारण। उम्मीद करता हूँ अब आप इस विषय को समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको क्या है ग्रुप में बता देंगे, ठीक है। तो इसके उदाहरण क्या है, राम और भवती, ये जो है इसके क्या है, उदाहरण है, ठीक है। अब क्या आती है संयोग संज्ञा। बस अब समाप्ति होने वाली है वीडियो, अब 4 ही सूत्र बचे हैं। संयोग संज्ञा विधायक सूत्रम, कौन सा सूत्र है, संयोग संज्ञा विधायक सूत्रम। हलो अनंतराः संयोगे, संयोग संज्ञा होगी हलः अनंतराः संयोगे। हलः अनंतरा, भाई हल व्यंजन होने चाहिए, अनंतराः यानी कि अनंतराः यानी कि रहित, बिना, किसके बिना, अचों के बिना जो हल हों वे क्या होते हैं, संयोग संयोग संज्ञा वाले होते हैं। अजभिर अव्यवहिता हल संयोग संज्ञा स्युः, कि ऐसे ऐसे हल, ये इलो नहीं है, ये हलो हैं, हलो,
ठीक है। अचों के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा होती है। ऐसे हल जो क्या हो, अचों के व्यवधान से रहित हो। हमें ये पता है कि जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वे क्या है, स्वरों का उपयोग कर कर ही बने होते हैं। जैसे कि क जमा अ बराबर है क, यानी कि उनमें अ है, यानी कि रहित, अचों के व्यवधान से रहित, यानी कि ऐसा क, हलंत क, उसकी बात करें, उसकी क्या होती है, संयोग संज्ञा होती है। अर्थात जिन वर्णों के बीच में स्वर ना हो उनकी जो है दोनों की मिलकर संयोग संज्ञा होती है। जैसे कि देखो, कभी हमने पढ़ा होता है त इस तरीके से, है ना, और कहीं हमने पढ़ा होता है न, दो न ऐसे को आ जाते हैं, है ना। तो ये क्यों ऐसे लिखे जाते हैं, संयोग संज्ञा होने के कारण। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण भी जाते हैं कि सु ध य उपास्य, तो यहाँ पर ध और य की जो है क्या हो जाएगी, संयोग संज्ञा हो जाएगी। फिर रूप कैसे बनेगा, सु ध य, इस तरीके से बनेगा। पीछे का उ यू में मिल जाएगा, यू पा स और य, इस तरीके से फिर बनेगा, है ना। ठीक है, इस तरीके से फिर बनेगा। इन दोनों के बीच में जो ये संयोग है, ऐसा नहीं है कि जहाँ पर फिर हलंत आ जाएगा आप फिर वहाँ पर रिक्तता कीजिए, है ना, वहाँ पर क्या कर दीजिए, आप अवसान कीजिए। तो ये सूत्र क्या करता है, संयोग। यदि आपको ऐसे व्यंजन मिल जाते हैं जो क्या होते हैं, अचों के व्यवधान से रहित होते हैं, तो वहाँ पर आप रिक्तता मत कीजिए, उनको आपस में जोड़ दीजिए, उनको क्या कीजिए, आप संयोग कीजिए। अतएव हलो अनंतरः संयोग। हलों की क्या होगी, अचों के व्यवधान से रहित जो हल वर्ण रहेंगे उनकी क्या होगी, संयोग संज्ञा होगी। लघु संज्ञा विधायक सूत्रम हरस्वम लघु। हरस्वम लघु, देखो हमने अच पढ़े, हरस्व दीर्घ प्लुत, 3 प्रकार के पढ़े, एक मात्रा, द्विमात्रा, त्रिमात्रा, एक मात्रा, द्विमात्रा, त्रिमात्रा, ये 3 वाले। तो ये लघु और गुरु के विषय भी ऐसे ही है। जो लघु होता है वह ह्रस्व मात्रा वाला होता है, ठीक है। ये लघु और गुरु का विषय छंदों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है ना। जब हम छंदों का अध्ययन करेंगे, वृत्त रत्नाकर शास्त्र का अध्ययन करेंगे, तब हम जानेंगे कि लघु की क्या होती है। इन दोनों सूत्रों के कारण लघु की क्या होती है, ह्रस्व मात्रा होती है, यानी कि 1 मात्रा होती है, और गुरु की 2 मात्राएं होती हैं। छंदों का अध्ययन किया होगा आपने, तो वहाँ पर देखा होगा कि उधर छंदों के नीचे आई 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 आई, या फिर आई एस आई। हाँ, उधर जो है गुरु को शायद एस इस तरीके से बताया जाता है ना, छंदों में। हाँ, इसी तरीके से बताया जाता है, और लघु को आई और गुरु को एस इस तरीके से बताया जाता है वहाँ पर। तो क्योंकि जो है लघु में 1 मात्रा रहती है और गुरु में 2 मात्राएं रहती है। पूर्व की वीडियो में हमने जान लिया था कि ये किस प्रकार से होता है। चलो अब हम यहाँ पर इन सूत्रों को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या आता है, ह्रस्वम लघु। क्या बोलते हैं, ह्रस्वम लघु। क्या बोलते हैं, ह्रस्व वर्ण की लघु संज्ञा होती है। जो ह्रस्व वर्ण है उनकी क्या होती है, लघु संज्ञा होती है। उकालो अज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, इसमें हमने क्या देख लिया था, इसकी ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा देख ली थी। अतएव क्या यह सूत्र क्या नियम करता है, जो भाई लघु है उनकी क्या होंगी, ह्रस्व वर्ण की लघु संज्ञा भी होती है। जो लघु संज्ञा ह्रस्व वर्ण की ह्रस्व संज्ञा, तो 1 मात्रिक वर्ण की ह्रस्व संज्ञा तो होती ही होती है, परंतु उसकी लघु संज्ञा भी होती है। अगला क्या आता है, गुरु संज्ञा विधायक सूत्रम संयोगे गुरु। यदि भाई संयोग की स्थिति रहेगी तो ह्रस्व गुरु हो जाएगा। जब सूत्रों के अंग पढ़े वहाँ अर्थ नाम का अंग पढ़ा, तो पूर्व की दृष्टि ये देता है संयोगे गुरु। यदि संयोग आगे होगा तो है ह्रस्व गुरु हो जाता है। संयोग हमने अभी पीछे पढ़ा, संयोग इधर पढ़ा हमने कहाँ पर, हलो अनंतरा संयोग। संयोग वर्ण हमने देख ली, यानी कि 2 वर्ण। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण भी दिए गए हैं, क्ष, क और श से मिलकर क्या बनता है, क्ष बनते हैं। इसलिए जो ई है, ये ई क्या है, ह्रस्व ई है ना, ये ह्रस्व ई, छोटी ई है, ह्रस्व ई है। और इसको क्या मान लिया गया, गुरु मान लिया जाता है।
क्यों गुरु मान लिया जाता है? संयोग आगे होने के कारण। देखो जब भी प्रैक्टिकल स्थिति आती है, अचानक से जो है संयोग आता है, तो पिछला वर्ण जो है गुरु की अवस्था द्विमात्रिक की तरह उसका उच्चारण हो जाता है। ये केवल ऐसा नहीं है कि लिखा है ऐसा होता नहीं, ऐसा ही होता भी है। छंदों में भी यह नियम आता है कि जब आगे संयोग होता है तो ह्रस्व क्या हो जाता है? ह्रस्व को गुरु मान लिया जाता है। क्या माना जाता है? गुरु माना जाता है जब संयोग का विषय आगे रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया? देखो, संयोग संज्ञक परे रहते ह्रस्व वर्ण की गुरु संज्ञा होती है। क्या होती है? वर्ण ह्रस्व ही है परंतु उसकी क्या हो जाती है? गुरु संज्ञा हो जाती है। वह द्विमात्रिक हो जाता है। ठीक है, कितनी मात्रा वाला हो जाता है? द्विमात्रा वाला हो जाता है। दीर्घ संज्ञा विधायक सूत्रम, दीर्घ संज्ञा नहीं है, दीर्घ संज्ञा विधायक सूत्रम नहीं है, गुरु संज्ञा विधायक सूत्रम है। कौन सा संज्ञा? गुरु संज्ञा विधायक सूत्रम। कैसी संज्ञा वाला है? गुरु संज्ञा विधायक सूत्रम। संयोगे गुरु, ये क्या है? गुरु संज्ञा विधायक सूत्रम नहीं है, ये गलत है। संयोग संज्ञा विधायक जो संयोगे गुरु, ये क्या है? गुरु संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है। यह नियम करता है ह्रस्व में गुरु का। और जो ये है, ये क्या है? दीर्घ संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है, ये मिस्टेक होगी आगे पीछे हो गया इनमें। ये क्या है? गुरु संज्ञा विधायक सूत्र है। मैं फिर से आपको बता दूं, संयोगे गुरु ये विधान करता है ह्रस्व में। ऐसे तो ये संज्ञा सूत्र है परंतु क्या है? ये गुरु संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है। ये जो हाँ, ये जो दीर्घम च, ये क्या है? गुरु संज्ञा विधायक सूत्र है। दीर्घ संज्ञा विधायक सूत्र ये नहीं है। दीर्घ संज्ञा विधायक सूत्र कौन है? उकालो अज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, ये क्या है? दीर्घ संज्ञा विधायक सूत्र है। दीर्घ नहीं, गुरु संज्ञा विधायक सूत्र है। ठीक है, क्या बोलते हैं? दीर्घम च गुरु संज्ञा स्यात्, कि भाई जो दीर्घ संज्ञक वर्ण है उसकी गुरु संज्ञा होगी। जो दीर्घ संज्ञक वर्ण है उसकी क्या होगी? गुरु संज्ञा होगी। प्लुत का विषय नहीं आता है। जो ह्रस्व वर्ण है उसकी जो है, जो ह्रस्व वर्ण है एक मात्रा वाला है, उसकी क्या होती है? लघु उसकी क्या होती है? संज्ञा होती है। और जो दीर्घ मात्रा वाला है, द्विमात्रा वाला है, दीर्घ संज्ञक है, उसकी क्या होती है? गुरु संज्ञा होती है। ठीक है, यही बात ये बोल रहे हैं। तो इसी के साथ जो है हमारा संज्ञा प्रकरण समाप्त हो जाता है। अगर आपको विषय में किसी भी प्रकार का संदेह है, आप क्या करें? कमेंट करें। हम आपको जो है हमारे जितने भी ऑफिशियल ग्रुप्स हैं उनमें क्या कर देंगे? आपके पूरे के पूरे संशय का निवारण कर देंगे। ठीक है, उसी के साथ हम आपको एक सूचना देना चाहते हैं। हमारे यहाँ पर जितने भी प्रस्तुत हैं ये हमारे समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। आप जो है इन समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जुड़ जाएं ताकि क्या हो, हमारे द्वारा सूचना आप सर्वप्रथम प्राप्त कर सकें। और साथ ही साथ गवर्नमेंट जितनी भी नोटिफिकेशन जारी करती है या फिर सामान्य ज्ञान के विषय होते हैं और भी बहुत सारे विषय होते हैं, वे जो है हम अपने ग्रुप्स में ही सर्वप्रथम डालते हैं ना। ठीक है, और जो यह वीडियो है, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है सारे के सारे लिंक हमने दे रखे हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के। आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ज्वाइन हो जाइए। इसे क्या होगा? आपको ही बेनिफिट होगा, सूचना आप समय पर प्राप्त कर पाएंगे। तो ठीक है, फिर धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।